वो जख्मों से चूर मैदान जंग में पड़ा था, जबकि उसके गुलाम उसे हर जगह ढूंढते फिर रहे थे। मगर बेशुमार लाशों और जख्मियों में एक आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। जख्मी हालत में उसके हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने हिम्मत जमा करके अपने गुलामों को आवाज़ दी, जो दौड़े चले आए और इसे फ़ौरन मैदान जंग से निकाल कर ले गए। ये ज़ख्मी शख्स अपने वक़्त का सुल्तान था, जिसे दुनिया सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। मैं हूँ ज़ियाउल मुस्तफ़ा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया या तारीख़ हिंदुस्तान सीरीज़ में हम आपको आज इसी सुल्तान मुइज़ुद्दीन की दास्तान दिखा रहे हैं, जो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से मशहूर है। 12वीं सदी ईस्वी में अफ़गानिस्तान के गजनी और हिरात के दरमियान एक रियासत वाक़या थी, जिसे गौर कहा जाता था। इसी मुनासबत से यहाँ के हुक्मरान गौरी कहलाते थे। 1155 में यहाँ एक हुक्मरान आया, जिसका नाम अलाउद्दीन था। उसने गजनी को भी फतह कर लिया। उसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके 2 भतीजों के हाथ आई। एक का नाम था ग़ियासुद्दीन और दूसरे का नाम शहाबुद्दीन या मुइज़ुद्दीन। शहाबुद्दीन गौरी सल्तनत का सुल्तान नहीं था, बल्कि उसका भाई ग़ियासुद्दीन सुल्तान बना। उसने शहाबुद्दीन को अपना नायब बना लिया। इसके साथ साथ अपनी फ़ौज का सिपा सलार भी मुकर्रर कर दिया। शहाबुद्दीन गौरी एक ज़बरदस्त जंगी कमांडर था। उसने गौर की सल्तनत को हिंदुस्तान के अंदर भी फैलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मुल्तान पर हमला किया, जहां क्रांति ख़ानदान हुकूमत कर रहा था। गौरी ने क्रांतियों को शिकस्त देकर मुल्तान को फतह कर लिया। मुल्तान के बाद उसने ओश के किले का मुहासरा कर लिया। कहा जाता है कि यहाँ के राजा का अपनी बीवी से इतना ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा था कि वो अपने शोहर को कत्ल करने पर भी तैयार थी। जब शहाबुद्दीन को उसके जासूसों ने इस झगड़े की खबर दी, तो उसने रानी के पास अपना कासिद भेज दिया। उसने रानी को ऑफर की कि अगर वो किले पर अफगानियों का कब्जा करवा दे तो शहाबुद्दीन गौरी उसे अपनी मलका बना लेगा। रानी इस शर्त पर मान गई कि शहाबुद्दीन गौरी उसकी बेटी से शादी कर ले। फिर उसने अपने शोहर को जहर देकर किले के दरवाजे खोल दिए। यूं उस पर शहाबुद्दीन गौरी का कब्जा हो गया। किले पर कब्जा होने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने अपना वादा पूरा किया और रानी की बेटी को मुसलमान करके उससे शादी कर ली। इसके बाद 1179 में शहाबुद्दीन ने पेशावर भी फतह कर लिया। मुल्तान और पेशावर के बाद शहाबुद्दीन ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। लाहौर पर उन दिनों महमूद गजनवी के ख़ानदान का एक हुक्मरान खुसरो मलिक हुकूमत कर रहा था। 1181 में शहाबुद्दीन ने लाहौर का मुहासरा कर लिया। खुसरो मलिक ने हथियार डाल दिए। शहाबुद्दीन गौरी ने उस पर मेहरबानी की और उसे लाहौर में अपना गवर्नर बना दिया। लाहौर फतह करने के बाद शहाबुद्दीन ने सिंध पर हमला किया। दिब्बल का मशहूर शहर, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था, उसे शहाबुद्दीन गौरी ने भी फतह किया। सिंध के कई साहली इलाकों को फतह करने के बाद शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान वापस चला गया। लेकिन लाहौर के हुक्मरान खुसरो मलिक ने खोखरों और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद करके बगावत कर दी। 1186 में शहाबुद्दीन ने फिर फौज लेकर लाहौर पर चढ़ाई कर दी। खुसरो मलिक ने कुछ रोज तक तो किले में बंद रहकर मुकाबला किया, लेकिन फिर हथियार डाल दिए। शहाबुद्दीन गौरी ने खुसरो मलिक को लाहौर की हुकूमत से हटा दिया और लाहौर को मुल्तान के हाकम अली करपाच के कंट्रोल में दे दिया। दोस्तों, पंजाब के बाद शहाबुद्दीन के सामने एक और चैलेंज था। ये शुमाली हिंदुस्तान की राजपूत सल्तनत थी। राजपूतों का सबसे बड़ा राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वी की सल्तनत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर मुश्तमिल थी। मशरकी पंजाब और हरियाणा के वो इलाके जो अभी तक शहाबुद्दीन गौरी के ज़ेरे कंट्रोल नहीं आए थे, उन पर भी पृथ्वी का कब्जा था। राजस्थान का तारीखी शहर अजमेर इसका दारुल हुकूमत था। अब शहाबुद्दीन गौरी को इस राजपूत सल्तनत का मुकाबला करना था। 1191 में सुल्तान गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने पहले अजमेर में अपना एक कासिद भेजा। उसके कासिद ने पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी की अताअत करने और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। पृथ्वी ने इन दोनों बातों को मुस्तरद कर दिया। अब शहाबुद्दीन गौरी फौज लेकर निकला। जवाबन पृथ्वी भी एक बड़ी फौज लेकर आया। उसके लश्कर में 3000 हाथी भी शामिल थे। दिल्ली से 135 किलोमीटर दूर भारतीय रियासत हरियाणा के ज़िला करनाल के करीब तरावड़ी के इलाके में दोनों फौजों का सामना हुआ। तरावड़ी उस दौर में तराइन कहलाता था। दोनों फौजों का टकराव जब हुआ तो शहाबुद्दीन गौरी की फौज तादाद में राजपूतों से कम थी। फिर राजपूत खुद भी बहादुर और लड़ाके थे। उनके अपने इलाके में उन्हें शिकस्त देना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। राजपूतों ने बड़े जोश से हमला किया और गौरी की फौज के दाएं और बाएं बाजू को शिकस्त देकर पीछे धकेल दिया। शहाबुद्दीन फौज के दरमियानी हिस्से में लड़ रहा था। इस दौरान दुश्मन के सिपाही लड़ते लड़ते उसके करीब पहुंच गए। पृथ्वीराज के भाई ने शहाबुद्दीन को देख लिया
और उस पर तलवार का वार किया। तलवार शहाबुद्दीन के बाजू पर लगी और वो जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़ा। दुश्मन उसे मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। शहाबुद्दीन के गिरते ही उसके सिपाही भाग गए और राजपूतों को फतह हासिल हो गई। शहाबुद्दीन के भागे हुए सिपाहियों ने मैदान जंग से 40 किलोमीटर दूर जाकर खैमे लगा लिए, लेकिन कुछ गुलामों को शहाबुद्दीन की तलाश के लिए वापस भेज दिया। जब ये गुलाम मैदान जंग में पहुंचे तो जख्मी शहाबुद्दीन ने उन्हें पहचान कर अपने पास बुला लिया। यूं शहाबुद्दीन की जान बच गई। तराइन की शिकस्त से शहाबुद्दीन की अना पर सख्त चोट लगी। इतनी सख्त चोट कि उसने कसम खा ली कि जब तक वो अपनी शिकस्त का इंतकाम नहीं ले लेता, ना तो वो अपने कपड़े बदलेगा, ना चारपाई पर सोएगा और ना ही अपनी किसी बीवी की शक्ल देखेगा। गजनी वापस पहुंचकर पहले तो उसने मैदान जंग से भागने वाले अपने सिपाहियों को सख्त से सख्त सजाएं दी। वो अपनी कसम और धुन का पक्का था। उसके जख्मी जिस्म पर जो कपड़े थे उन पर वो दूसरे कपड़े पहनने लगा, लेकिन वो फटे पुराने कपड़े हमेशा उसके जिस्म पर मौजूद होते थे। वो वाकई ज़मीन पर सोता रहा और हरम में भी जाना बंद कर दिया। 1 साल तक जंग की तैयारी होती रही। फिर सुल्तान 1,20,000 फौज के साथ राजपूतों से जंग के लिए रवाना हुआ। उसने तहैया कर लिया था कि जिस मैदान जंग में उसे शिकस्त हुई थी वो उसी ज़मीन पर अपनी शिकस्त का बदला लेगा। चनाचे उसने उसी इलाके का रुख किया जहाँ वो 1 साल पहले जख्मी हुआ था। जवाबन पृथ्वीराज भी दीगर राजपूत राजाओं की मुश्तरका फौज के साथ मैदान जंग में निकला। कहते हैं कि इन राजाओं की तादाद 150 से ज़ायद थी और इनकी मजमूई फौज की तादाद 3 लाख थी। अगर इस तादाद को दुरुस्त मान लिया जाए तो ये लश्कर शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से तकरीबन 3 गुना बड़ा था। दोनों लश्कर तराइन के मैदान में फिर आमने सामने आए। चूँकि पृथ्वी पिछली जंग में शहाबुद्दीन को इसी जगह हरा चुका था, इसलिए राजपूतों के हौसले बहुत बुलंद थे। जब रात हुई तो तमाम राजपूत राजा जमा हुए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि राजपूत जंग नहीं चाहते थे। चनाचे उन्होंने शहाबुद्दीन को ख़त लिखा। उन्होंने लिखा कि ए शहाबुद्दीन, अगर तुम्हें अपनी जान अजीज़ नहीं तो कम अज़ कम अपने गरीब सिपाहियों पर तो रहम करो। अगर तुम लौट जाते हो तो हम तुम्हारा रास्ता ना रोकेंगे और तुम पर रहम किया जाएगा, वरना याद रखो तुम्हें शिकस्त खाकर ज़िल्लत से भागना पड़ेगा। ख़त पढ़कर शहाबुद्दीन ने तहम्मुल से काम लिया और जवाब लिखा कि वो वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन चूँकि वो खुद सुल्तान नहीं बल्कि उसका भाई गियासुद्दीन सुल्तान है, इसलिए वो अपने भाई से इजाज़त लेकर फिर सुलह की बात करेगा। इस जवाब से राजपूत राजा खुश हो गए कि फौरी जंग टल गई है और इस खुशी में उन्होंने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दी। उन्हें कानू कान खबर ना हो सकी कि शहाबुद्दीन रातों रात अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार कर रहा है। जब सुबह हुई तो राजपूत रात भर के जश्न की थकन और नींद से बेहाल थे, लेकिन इधर अफ़गान फ़ौज ताज़ा दम जंग के लिए खड़ी थी। अफ़गानों के हमले से राजपूत घबराए और जल्दबाजी में अपनी सफ़बंदी की, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। जब जंग हुई तो अफ़गान फ़ौज राजपूतों से ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ रही थी। फिर भी शाम तक जंग का कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने 12,000 फौजियों को रिज़र्व में रखा हुआ था ताकि जब दुश्मन थक जाए तो वो इस पर टूट पड़ें। जब दिन भर की जंग से राजपूत थक गए तो अचानक शहाबुद्दीन ने अपने 12,000 सिपाहियों के साथ दुश्मन के मरकज़ पर धावा बोल दिया। इन सिपाहियों ने थके हुए राजपूतों को थोड़ी ही देर में तितर बितर कर दिया। राजपूतों की सारी फौज भाग निकली। शहाबुद्दीन गौरी की तलवार ने 2 राजपूत राजाओं खांडे राय और गोविंद राय को भी मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज खुद एक हाथी पर सवार था। उसने उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। बाद में पृथ्वीराज को कैद में ही कत्ल कर दिया गया। पृथ्वीराज को आज भी भारत में हीरो माना जाता है। उसकी ज़िंदगी पर फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। पृथ्वीराज की याद में भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाया और पाकिस्तान ने इसका जवाब गौरी मिसाइल बनाकर दिया। तराइन की जंग के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने बिहार तक सारे हिंदुस्तान को फतह कर लिया। फिर वो गजनी वापस लौट गया। इस दौरान उसके भाई गियासुद्दीन का इंतकाल हो चुका था। उसकी जगह शहाबुद्दीन को सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गजनी के तख्त पर बिठा दिया गया। लेकिन जब सुल्तान अफगानिस्तान वापस चला गया तो हिंदुस्तान में उसके इंतकाल की अफवाह फैल गई। इस अफवाह के फैलते ही बगावतें शुरू हो गईं। इनमें सबसे बड़ी खतरनाक बगावत खोखरों की थी। ये खोखर दरियाए चिनाब और जेहलम के दरमियानी हिस्से यानी पाकिस्तान के मौजूदा ज़िला गुजरात में आबाद थे। उन्होंने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया।
इसके साथ साथ लाहौर से गजनी जाने वाली शाहराह भी बंद कर दी। शहाबुद्दीन गौरी फौरन एक बड़ी फौज लेकर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। उसने खोखरों के बहुत से किले फतह करके उनकी बगावत को सख्ती से कुचल दिया। खोखरों की बगावत कुचलने के बाद सुल्तान ने गजनी वापसी का सफर शुरू कर दिया। रास्ते में वो जेलम के करीब दामीक के इलाके में दरिया सिंध के किनारे ठहर गया, लेकिन इस जगह 15 मार्च 1206 को 20 खोखरों ने पहरेदारों से नजर बचाकर सुल्तान के खेमे पर हमला कर दिया। सुल्तान को चाकू के 22 जख्म लगे और बिलाशुबा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि सुल्तान के मुहावजों ने तमाम कातलों को भी मौत के घाट उतार दिया। सुल्तान की लाश को इसी जगह दफन किया गया जहां उस पर हमला किया गया था। आज भी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार को देखने के लिए लोग सुहावा के करीब दामीक नामी गांव में जाते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए सुल्तान कहा करता था कि मेरे गुलाम ही मेरे वारिस हैं। चनाचे सुल्तान के कत्ल के बाद ऐसा ही हुआ। सुल्तान का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का बादशाह बना और नसीरुद्दीन कुबाचा मुल्तान का सुल्तान बना। बाकी सल्तनत पर सुल्तान के गुलामों की हुकूमत कायम हो गई। दिल्ली के नए हुक्मरान चूंकि गुलाम थे, इसी मुनासबत से उन्हें खानदान गुलामा कहा गया। हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान की अगली किस्त में हम आपको शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्तान दिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।